थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो है आपका NNP। NNP स्टैंड्स फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट। लिख देता हूं मैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि इसका भी एक फॉर्मूला है। पहले मैं फॉर्मूला आपको समझा दूं, उसके बाद मैं नेट नेशनल प्रोडक्ट पे आ जाऊंगा। हर फॉर्मूला पिछले फॉर्मूले से क्या होगा, इंटरलिंक होगा, यानी कि जो भी बैक फॉर्मूला है आपका, वो हर फार्मूला उसमें ऐड ऑन होता जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, तो NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। देखिए, एक याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन के मायने अकाउंटिंग में भी हैं, इकोनॉमिक्स में भी हैं। हम डेप्रिसिएशन इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग के हिसाब से लेते हैं कि किसी चीज़ की वैल्यू डेफिनेटली कम हो जाएगी डे बाय डे और टाइम टू टाइम, तो हम उसको माइनस करते हैं। यहाँ डेप्रिसिएशन अलाउंस के मायने ज़रा से मुख्तलिफ होते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं वियर एंड टियर अलाउंस। अब आप ये देखें, आपका GNP है, जो भी हमने पिछले एग्जांपल्स में समझा कि आपके पास ये चीज़ आ गई। अब आप ये देखें कि हम बहुत सारे खर्चे वो करते हैं जो हमारी इतनी नीड मतलब होती है, लेकिन वो हमें कोई बेनिफिट डायरेक्टली नहीं दे रहे होते। लेट सपोज आपने एक AC लिया, अब AC 1-2 साल चला, अब 1-2 साल के बाद आपने उसकी रिपेयर की, उसमें गैस भरवाई, उसमें आपने XYZ कुछ एक्सपेंसेस हुए, या उसने कहा कि इसमें जो है कहीं वो जो है डेफिनेटली गैस लीक हो रही है तो जो है उसकी वेल्डिंग होगी। अब ये वियर एंड टियर अलाउंस कहलाता है या डेप्रिसिएशन अलाउंस। अब चूंकि ये अलाउंस आपको डायरेक्टली कोई भी नहीं देगा, इसलिए इसको आप नेट नेशनल प्रोडक्ट, खालिस कौमी आमदनी, यानी कि बिल्कुल आप नेट पर जा रहे हैं, उसमें आपको डेफिनेटली इसको माइनस करना पड़ेगा। आप इसकी एग्जांपल लें कि AC आपने ख़रीदा है 40,000 का, अब 3 साल बाद अगर आप उसको बेचने जा रहे हैं तो अल्टीमेटली वो उसकी कीमत कम हो जाएगी। चले भाई, वो 20,000 का बिक रहा है लेट सपोज, लेकिन आप उसको कह रहे हैं कि यार 20,000 का तो बिक रहा है, लेकिन मैंने इसके अंदर गैस भरवाई, मैंने इसमें जो वेल्डिंग वगैरह करवाई, ख़राब हो गया था बीच में, तकरीबन मेरे 6,000 रुपये लगे थे। तो कोई भी उस 6,000 को पेमेंट करने को तैयार नहीं होगा, सब ये कहेंगे नहीं भाई हम 20,000 ही देंगे। तो वो जो हमारे 6,000 हुए थे वो हमारे कोई प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं हुए थे, वो हमारे जो है एक मशीन को ओवरहॉलिंग में यूज़ हुए थे, या किसी चीज़ ख़राब हो गई थी उसको सही बनाने में हुए थे। तो टेक्निकली हम उसको वियर एंड टियर अलाउंस या डेप्रिसिएशन अलाउंस कहते हैं, जो कि हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से माइनस करेंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट या हमारे पास खालिस कौमी आमदनी एक मुल्क में कितनी है, यानी कि हमारे वो पैसे जो डेप्रिसिएशन की या टूट फूट की चीज़ें होंगी उसमें लग जाते हैं, तो वो हम पैदावारी मकासद में तो काम नहीं हुए, यानी कि वो टेक्निकली हमें कोई उससे मज़ीद बेनिफिट नहीं मिला, कोई हमारी प्रोडक्शन या हमारी पैदावार बढ़ी नहीं उससे। तो वो GNP में तो आप ये ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप NNP में उस अलाउंस को जो कि वियर एंड टियर पे लगा आपको डेफिनेटली माइनस करने होंगे। तो ये तो था आपका थर्ड कॉन्सेप्ट। अब हम फोर्थ कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट है आपके पास नेशनल इनकम ही है। अच्छा, इस पे अगर मैं वो काम करता हूं, इसका ज़रा सा फार्मूला, ज़रा सा टिकी फार्मूला है, ज़रा सा इसको आप समझ लें। NNP प्लस गवर्नमेंट सब्सिडीज
अब माइनस हो जाएगा, और क्या क्या चीज़ें माइनस होंगी वो सब हम इसको अभी बता रहे हैं आपको। देखें, यानी कि हम फार्मूला क्यों लिख रहे हैं, दोबारा मैं इसको रिकॉल कर रहा हूं ताकि आपने फार्मूला ज़रूर ब ज़रूर मेंशन करना है, और इसी फार्मूले को आप एक्सपेंड लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग्स में, मज़ीद आप इसको नेशनल इनकम में डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब अगर आपने नेशनल इनकम यानी कि कौम की आमदनी को निकालना होगा तो अल्टीमेटली आपको बैक फार्मूले पे, यानी कि हर फार्मूला एक चेन वाइज फार्मूला है, जीएनपी और जीडीपी, चूँकि मैंने कहा तो उसमें एक डिफरेंस है, लिहाजा हम नॉर्मली जीडीपी या जीएनपी को अक्सर हम एक ही सेंस में काउंट कर रहे हैं, तो लिहाजा जीएनपी से लिंक हुआ एनएनपी का। अब एनएनपी से लिंक बनता है नेशनल इनकम का, तो एनएनपी का फार्मूला लास्ट में मैं आपको लिखवा चुका हूँ, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। नाउ अब हम एनएनपी जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो हम उसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज को ऐड करते हैं। अब देखें गवर्नमेंट सब्सिडीज क्या होती हैं। सब्सिडीज को हम ये कह सकते हैं कि सपोर्टिंग प्राइस, सपोर्टिंग प्राइस से मुराद ये होती है, लेट सपोज पेट्रोल जो है उसकी कीमत है 100 रुपये, गवर्नमेंट ने कहा देखें ये हमारी आवाम इतनी गरीब है वो 100 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकती, लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि 40 रुपये अपनी जेब से देते हैं और 60 रुपीज़ हम पब्लिक से ले लेंगे। तो हुकूमत ने आपको 1 लीटर पेट्रोल पे 40 रुपये की सब्सिडी दी, सपोर्टिंग प्राइस की ना, यानी कि हुकूमत ने कहा आवाम ये नहीं ले सकेगी, इतनी महंगी होगी, इसकी कॉस्ट कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी जेब से पेमेंट कर देते हैं। तो ये गवर्नमेंट सब्सिडीज होती हैं। अब देखें पेमेंट कोई भी करे, हम वही मार्केट प्राइस वाला कॉन्सेप्ट रखें कि लेट सपोज ये मार्कर जो है 30 रुपये में बनता है और बिकता 50 रुपये में, तो हम 50 रुपये काउंट करेंगे। अब पेमेंट कोई भी करे, है तो पेट्रोल 100 रुपीज़ का ही ना, तो आप सब्सिडीज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे एनएनपी में। अब देखें हम हुकूमत से बिजली पर सब्सिडीज ले रहे हैं, गैस पे सब्सिडीज ले रहे हैं, आटे पे हमें सब्सिडी मिलती है, बेशुमार चीज़ों पे हमें सब्सिडी मिल रही होती है, और ये बड़ा अहम इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है। अगर हम दौर की बात करें 99, 2000, 2001, तो हमें ठीक ठाक सब्सिडीज़ मिल रही थी, बिजली के बिल पर भी, गैस पर भी, आटे पर भी और पेट्रोल पर भी। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं ऑलमोस्ट 99 में पेट्रोल 50 रुपये के आसपास लीटर था ये आपका, तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी उसके, ये मानिए नहीं पेट्रोल सस्ता था। और बिजली का बिल आप मतलब कि जितना भी नॉर्मली एक यूज़ कर रहा है तो उसका 1500-2000 के अंदर आ रहा है विद एसी, तो इसके ये मायने नहीं थे कि वो इतने सस्ता ही था उस दौर में भी, उस दौर में भी ऑलमोस्ट महंगाई थी, लेकिन हुकूमत उसको बेयर अप करती थी। फिर बाद में IMF के प्रेशर पे उन्होंने कहा कि भाई ये आप सब्सिडीज़ भी इतना पैसा लगाते हैं क्योंकि नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में आ जाता है, ये आपका इससे कोई आपको काम नहीं मिल रहा होता, और फिर ये क्यों दे जब आवाम इतनी अमीर उनको नज़र आ रही है, तो फिर ये ग्रेजुअली सब्सिडी आपकी कम होती गई। तो अब बहुत माइनर से हमको सब्सिडी कुछ शोबों में मिलती है, लेकिन सब्सिडीज़ बहरहाल ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ये आपको क्या करना होगा, इसको आपको ऐड करना होगा। अब ये 3 चीज़ें हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ट्रांसफ़र पेमेंट्स एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, ये सब के सब आपको क्या करने हैं, ये आपको माइनस करने होंगे, किसमें से, आप इन 2 वैल्यूज़ को जब ऐड कर लेंगे तो फिर आप इन तीनों को माइनस करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, लिहाजा ये तीनों चीज़ें माइनस होंगी आपकी। इनडायरेक्ट टैक्स, देखें इनडायरेक्ट टैक्स के कॉन्सेप्ट जहन में रखिएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है लगता किसी और पर है पर पेमेंट उसको कोई और कर रहा होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल की, आप 100 का रिचार्ज कराएंगे तो अल्टीमेटली आपके पास 87-86 रुपीज़ आ रहे होंगे, तो ये 13-14 रुपये कौन ले रहा है, तो ये टैक्स हुकूमत ने लगाया था मोबाइल कंपनीज़ पे, सेलुलर कंपनीज़ पे जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, जैज़, यूफोन वगैरह, टेलीनॉर वगैरह,
और उन्होंने वो टैक्स पास ऑन कर दिया आपके ऊपर, तो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इसी तरह आप देखें सेल्स टैक्स होता है, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं ऑलमोस्ट उस पर 16% 17% आप सेल्स टैक्स दे रहे हैं, तो वो सेल्स टैक्स क्या है, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि लेट सपोज आप एक बिस्किट ले रहे हैं, बिस्किट 20 रुपये का है, तो ऑलमोस्ट उस पर जो है 3-4 रुपये हुकूमत को टैक्स जा रहा है, तो वो हुकूमत ने टैक्स आप पर नहीं लगाया, हुकूमत ने टैक्स लगाया था कंपनीज पर, कंपनी ने वो टैक्स पास ऑन कर दिया कस्टमर पर, तो इसको हम टेक्निकली कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अल्टीमेटली इसका अपोजिट होता है डायरेक्ट टैक्स, जो कि बाद में आएगा, फिर मैं उसको वहीं पे समझाऊंगा आपको। उसके बाद आ जाता है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स जिसको हम कह सकते हैं इमदादी रकम, या जिसको हम कह सकते हैं कि आपको जो है कोई चैरिटी मिल जाती है, कोई स्पेशल अलाउंसेस मिल जाते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। लेट सपोज स्कॉलरशिप्स, इसकी बेस्ट एग्जांपल पे आ जाता है आपके पास, ट्रांसफ़र पेमेंट्स में स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, इसी तरह आपको पेंशन या ग्रेजुटी फंड्स वगैरह मिल जाते हैं। नॉर्मली ट्रांसफ़र पेमेंट के मायने होते हैं वो पैसा जो आपको बगैर किसी मेहनत के, ज़ाहिरी मेहनत नहीं होती उसमें आपकी ख़ास, और आपको कोई ना कोई उसकी पेमेंट दे रहा होता है। चैरिटी वगैरह में डेफिनेटली आपकी कोई मेहनत इसमें नहीं होती, पब्लिक या गवर्नमेंट या आम आदमी आपको चैरिटी दे रहा होता है किसी भी गरीब आदमी को, तो वो ट्रांसफ़र पेमेंट होती हैं। एंड द लास्ट वन इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी के मायने ये हुए कि देखिए डेफिनेटली आप पूरे मुल्क की इकनॉमी बना रहे हैं, उसमें आपको डेफिनेटली फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत भी मिल सकते हैं, बैलेंस नहीं होगा आपका अकाउंट्स, तो लेट सपोज आप उसको बैलेंस करने के लिए आप उसको फेक फिगर्स मिल जाती हैं, या आपको अब ओवर फिटेड फिगर्स मिल जाती हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उनको लेस करेंगे जिससे आप उसको बैलेंस किया जाएगा। तो ये हो गया आपके पास नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। अब हम 5th कॉन्सेप्ट लेंगे जिसका नाम है पर्सनल इनकम। PI, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया आपके पास। अब वही याद रखिएगा, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, फार्मूले की बेस पे आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर देंगे, और हर फार्मूला पिछले फार्मूले को बेस कर रहा होता है। तो पिछला हमारे पास फार्मूला था नेशनल इनकम का, अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ये तीनों चीज़ें हमने माइनस करनी नेशनल इनकम में से। वही बात री अगेन कॉल अप कर रहा हूँ कि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो इसी को देखेंगे, वो डेफिनेटली सारी चीज़ें माइनस होंगी, और इसमें आप ऐड करेंगे ट्रांसफर पेमेंट्स। देखें, नेशनल इनकम में आपने कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स माइनस किया। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या है? जो शेयर्स वगैरह आप ले रहे होते हैं, अब शेयर्स में आपको डिविडेंड वगैरह मिला, आपको प्रॉफिट मिला, तो लेट सपोज आपके 1 लाख शेयर्स हैं और आपको 1 लाख शेयर्स पे तकरीबन साल के आपको 5 लाख रुपया बेनिफिट मिला, लेट सपोज। अब 5 लाख पे जब आपको प्रॉफिट मिला है तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेगी। लेट सपोज गवर्नमेंट ने 50,000 रुपये टैक्स लिया, तो वो 50,000 आप माइनस कर देंगे, दैट इज कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। अच्छा, अब वो रह गया आपके पास 4.5 लाख रुपए।
अब 4.5 लाख रुपए अभी आपको मिले नहीं है, मिलेंगे, सही ना। हमारा कॉन्सेप्ट है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मायने हम नेशनल इनकम से, कौम की आमदनी से अब हम आगे पर्सनल जाती आमदनी पर लोगों की। तो अब ये याद रखिएगा, तो जब आपको 4.5 लाख रुपए अभी मिले नहीं है, कंपनी नॉर्मली फौरन हैंड टू हैंड नहीं दे देगी आपको, 2, 3, 4 महीने लग जाएंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो जब मिलेंगे तब ऐड कीजिएगा। अभी तो बहरहाल आप उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, अभी आपके हैंडओवर नहीं हुआ, लिहाजा आप उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और उसके बाद ये 2 कॉन्सेप्ट नॉर्मली इतने जो शेयर्स ले रहे होते हैं उन्हीं से हेल्प आउट होता है, लेकिन ये थर्ड कॉन्सेप्ट जो है ना, सोशल सिक्योरिटी, ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है और बड़ा समझने के ताल्लुक रखता है ये। इसको भी आप लेस करते हैं। देखें, पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, सोशल सिक्योरिटी का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, ना होने के बराबर है। अब बाहर के मुल्कों में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप अक्सर सुनते होंगे ऑस्ट्रेलिया में 18 साल तक एजुकेशन फ्री है, बाहर के मुल्कों में मेडिकल फ्री है, मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री है, वहाँ आप हॉस्पिटल को कॉल अप करते हैं, वो खुद घर आके आपको ले जाएंगे, वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ सुनने को मिल रही होती हैं। अच्छा, कनाडा में क्या है कि बच्चा पैदा होगा तो उसके सारे खर्चे फ्री होते हैं, गवर्नमेंट इवन हर चीज़ बच्चे की जो है वो आपको मंथली प्रोवाइड कर देगी एडवांस में। बिल्कुल आपने सही बात सुनी होगी, लेकिन देखें ये तस्वीर का एक रुख है, ये पिक्चर की एक आप साइड आप देख रहे हैं। होता ये है कि हुकूमत सोशल सिक्योरिटी एक टैक्स होता है वो आप पे ऊपर लगा देती है, वो जो कि सैलरी का डिफरेंस उसका होता है, कैटेगरी वाइज होता है। कभी वो 20% भी आपकी सैलरी का हो सकता है, कभी वो 50% भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ द योर जॉब। लेट्स सपोज अगर कोई 1 लाख, चले 1 लाख तो बहुत ज़्यादा होगा, अगर कोई मिसाल के तौर पे $30,000 जो है वो कमा रहा है महीना, तो गवर्नमेंट उससे सोशल सिक्योरिटी टैक्स के नाम पे $8,000 महीना ले सकती है। और उस $8,000 के बिहाफ पे गवर्नमेंट क्या करती है, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स जैसे मेडिकल, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी आपने सुना होगा कि बेरोजगारी का हुकूमत अलाउंस देती है, अब जॉब नहीं करते, तो वो सारे पैसे पहले टैक्स की मद में ले चुकी होती है और फिर वो आपको बेनिफिट दे रही होती है। तो अच्छा, पाकिस्तान में ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हुकूमत को इतनी फैसिलिटीज़ दे ही नहीं रही होती जो पब्लिक भी इतने हैवी टैक्स आपको दे। लिहाजा एक बात याद रखिएगा, वहाँ टैक्स रेशो अकॉर्डिंग टू सैलरीज या प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में अभी भी वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत माइनर सा है। इसी वजह से गवर्नमेंट वो बेनिफिट्स हमको नहीं दे पा रहे जो हम बाहर के मुल्क से कंपैरिजन करते हैं अगर हम उसको। तो ये हो गया आपके पास तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दी, जो कि आपको माइनस करने होंगे नेशनल इनकम से। प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट मैं पिछले कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ, वहाँ आपने माइनस करने हैं, लेकिन पैसे आपको जैसे भी मिले, देखें जी पैसे मिले तो है ना, पर्सनल इनकम तो हो गई ना ये आपकी, चाहे आपको चैरिटी की शक्ल में मिले, चाहे आपको ईदी की शक्ल में मिले, चाहे आपको जो स्कॉलरशिप की शक्ल में मिले, चाहे आपको पेंशन की शक्ल में मिले, बहरहाल आपके हैंड में तो आए हैं ये, तो लिहाजा इसको हमने ऐड ऑन करना है। तो ये हो गया आपका पर्सनल इनकम। एंड द लास्ट वन इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, DPI, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। इसका भी फॉर्मूला होगा डेफिनेटली, ये भी अपने पिछले फॉर्मूले से लिंकअप रख रहा है। DPI इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। देखें, ये जहन में रखिएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स मैं आपको समझा चुका हूं, अब है आपके पास डायरेक्ट टैक्सेस। अब डिस्पोजेबल के क्या मायने होते हैं, आप सबको पता है डिस्पोजेबल के मायने होते हैं वंस का यूज, जिसको आप एक ही टाइम पे यूज़ कर सकते हो। जैसे आप डिस्पोजेबल कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उसके मायने आपने उसका प्लास्टिक जो है, मतलब वो उसको आप यूज़ टू एक बार कर लिया, उसके बाद आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। इसी तरह डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के अब आपकी ये इनकम है, आप जैसे चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, पर्सनल इनकम जो कि पिछले अभी ये लिखा हुआ है, इसमें से आप डायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दें। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है आपके पास, देखें, जिस पर लगता है वही देगा। जिसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास हाउस टैक्स होता है, घरों पे जो टैक्स लगता है आपका,
जाहिर सी बात है आपका घर है तो आप ही उसको पेमेंट करेंगे, कोई पड़ोसी तो उसकी पेमेंट नहीं करेगा। अच्छा, व्हीकल टैक्स होगा, मोटर व्हीकल टैक्स, आपकी गाड़ी है तो आप ही उसको पेमेंट करेंगे, कोई दूसरा तो नहीं उसकी गाड़ी का टैक्स पे करेगा क्योंकि वो उसको बिलोंग नहीं करता। लिहाजा जितने भी आपकी जो है टैक्सेस हैं आपके ऊपर हैं, चाहे वो आप फ्लाई कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर टैक्स देंगे, तो आप ही देंगे, आप ही फ्लाई कर रहे हैं, टिकट पे आपका वो टैक्स कट ऑफ हो जाता है, तो सारे डायरेक्ट टैक्सेस आपकी इनकम से लेस किए जाएंगे, तो फिर आपके पास डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम हो जाएगा और इसके मायने कि आप जो चाहे कर सकते हैं उस इनकम का। तो ये बड़ा अहम क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेशनल इनकम के टॉपिक से नॉर्मली दो क्वेश्चन बड़े अहम बनते हैं, एक वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम जो मैं करवा चुका हूं, और दूसरा जो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ये भी बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, इसको भी हमने समझना है और ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप समझ सकते हैं इन दोनों में से एक क्वेश्चन लाजमन आ रहा होता है। Methods of measuring नेशनल इनकम। देखिए इसमें आपके पास पहला मेथड है प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम अनदर नेम उसको कहते हैं मार्केट कॉस्ट मेथड। देखें बिल्कुल सेम एज इट इज, ये क्या है, जीडीपी की डेफिनेशन या जीएनपी की डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाई थी वही आपको याद करनी है इसमें भी। इट इज द सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन 1 ईयर इन 1 कंट्री एट मार्केट प्राइस, जो भी थी मार्केट प्राइस हम गिनते हैं। बिल्कुल इसका नाम ये लिखा हुआ प्रोडक्शन मेथड, मार्केट कॉस्ट मेथड भी इसको कहा जाता है, या अप्रोच। अब इसको क्यों कहा जाता है मार्केट कॉस्ट अप्रोच? इसमें हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स की सारी हम वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं, जिसका हमको इजीली मालूम हो जाएगा कि इस मुल्क में जो है कितनी चीज़ें बिक गई, और जितनी चीज़ें बिक गई हैं हम उसको काउंट कर चुके हैं, हमारे पास जीएनपी की एक सही वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हमें बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा होता है। अब जो हमें इसमें प्रिकॉशंस चाहिए होते हैं, पहला होता है उसमें अवॉइड डबल काउंटिंग। देखिए अवॉइड डबल काउंटिंग ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है कि हमें जो है जब नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो हर मेजर के वक्त हम डबल काउंटिंग तो नहीं कर रहे होते हैं, ट्रिपल काउंटिंग तो नहीं कर रहे होते, उससे ओवर वैल्यूड आपकी नेशनल इनकम हो जाती है। लेट सपोज हमने क्या किया, हमने जो है गंदम की वैल्यू ली। अच्छा जी, गंदम जब मार्केट में आई और चक्की वाले के पास आई तो चक्की वाले ने पीस कर उसकी वैल्यू ली। अब हमने क्या, आटा बन गया, अब हमने क्या किया, अच्छा आटे से जो है ब्रेड बन गई। अब हम क्या ले रहे हैं, हम गंदम की वैल्यू भी ले रहे हैं, हम चक्की का पिसा हुआ आटे की वैल्यू भी ले रहे हैं, हम फाइन आटे की भी वैल्यू ले रहे हैं, हम जो है ब्रेड की भी वैल्यू ले रहे हैं। तो असल जो फाइनल गुड थी आपकी ब्रेड थी, या आपका फाइन आटा तो जो घरों में यूज़ हो रहा है, लेकिन हमने गंदम को भी यूज़ कर लिया, वैल्यू ऐड कर ली, तो ये ओवर एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हो गई।
इसको हम कहते हैं डबल काउंटिंग वगैरह। तो ये हमें इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, डबल काउंटिंग को अवॉइड करना पड़ेगा। अब हम डबल काउंटिंग जब अवॉइड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका आ जाता है वैल्यू एडेड मेथड का। तरीका है आपके पास वैल्यू एडेड मेथड। ये वैल्यू एडेड मेथड क्या है, मैं इसको समझाने के लिए एक चार्ट बना रहा होता हूँ। वो चार्ट आप जब बनाएंगे तो आपको बड़ा इजीली फील हो जाएगा। प्रोडक्शन प्रोसेस and value added। इन रुपीस। देखें सबसे पहले जो है आप ये ले कॉटन आपकी बनी है और कॉटन की जो वैल्यू है वो लेट सपोज 10 रुपीज़ है। अच्छा, कॉटन के बाद धागा बना और धागे की वैल्यू है 17 रुपये। धागे के बाद जो है उसको आपने डाई किया, वैल्यू हो गई 22 रुपये। उसके बाद उससे कपड़ा बना, वैल्यू हो गई 32 रुपीज़ और उससे आपकी बन गई एंड में शर्ट, तो वैल्यू हो गई आपके पास 35 रुपीज़। अब ज़रा इसकी कैलकुलेशंस को देखें। फाइनल गुड हमारे पास है शर्ट, हमें यानी कि 35 काउंट करने हैं। लेकिन हो क्या रहा है, नॉर्मली अगर हम इस मेथड को अप्रोच करते हैं, प्रोडक्शन मेथड को या मार्केट कॉस्ट अप्रोच को, तो होता ये है कि हम कॉटन को अलग काउंट कर रहे होते हैं, थ्रेड धागे को अलग काउंट कर रहे हैं, थ्रेड को हमने रंगवाया, डाई किया, हम उसकी वैल्यू अलग काउंट कर रहे हैं, फिर उससे कपड़ा बना, हम उसकी वैल्यू अलग काउंट कर रहे हैं, और जब हमने शर्ट बनाई तो हमने उसकी वैल्यू अलग काउंट की। अब हम इन सबको अगर हम ऐड करें तो ऑलमोस्ट 120 130 बन जाएंगे, जो कि फेक वैल्यू है। असल वैल्यू आनी चाहिए आपके पास 35। तो हम करते क्या हैं, हम हर एक की वैल्यू जो अलग हो रही है ऐड करना शुरू कर दें। जैसे कॉटन अगर 10 रुपये की है तो चूँकि वो फर्स्ट स्टेज है, प्राइमरी प्रोडक्ट है, तो वो 10 ही आएगा। उसके बाद धागा बना 17 रुपये का, जाहिर सी बात है उस 17 रुपये में ये 10 रुपये कॉटन के ऐड हैं, तो अब हम 17 में से 10 माइनस करेंगे तो हो गया 7। फिर हमने उसको रंगवाया तो 22 रुपये बन गए। डेफिनेटली उस 22 रुपये में कॉटन और थ्रेड की वैल्यू ऐड है, लिहाजा असल जो उसकी डाई की अपनी वैल्यू है वह 5 रुपये, क्योंकि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेड एंड डाई। अच्छा जी, अब कपड़ा बना, कपड़ा 32 रुपये का है और डाई 22 रुपये का, यानी कि उस कपड़े में कॉटन, थ्रेड, डाइज तीनों उसकी सर्विसेज ऐड हैं, तो अब इसका डिफरेंस हो गया आपके पास 10 रुपये। अच्छा भाई, अब दर्जी ने शर्ट बनाई है, शर्ट जब बनाई है तो उसकी वैल्यू है 35 रुपीज़, लेकिन उस शर्ट में कपड़े समेत सारे प्रोडक्शन स्टेप्स की वैल्यूज़ इंक्लूड हैं, तो ये हो गए आपके, उसकी वैल्यू हो गई 3 रुपीज़। अब अगर हम इसको ऐड करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा 35 रुपीज़, जो कि बिल्कुल एक एग्जैक्ट यही हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू की यहाँ पर आ रही है। तो ये अब जहन में रखिएगा कि वैल्यू एडेड मेथड हमारा प्रिकॉशंस का रिजा है, इसका जो है सब रेमेडी है कि हमें जो है डबल काउंटिंग नहीं करनी। डबल काउंटिंग करने का नतीजा ये होता है कि हमारे पास ओवर वैल्यू रकम आ जाती है। उसका हल हमारे पास ये कि हम वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करते हैं, हर स्टेज पे जितनी उसकी वैल्यू ऐड हो रही है उसको हम अलग रख देंगे, तो हमारे पास एंड फिगर सेम होगी जो कि यहाँ पे शर्ट की है। ये आप पेपर में एग्जांपल दे सकते हैं, तो जिससे एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो हमारे पास पहली इसकी प्रिकॉशन थी कि जो हम
प्रोडक्ट अप्रोच करते हैं अगर लेते हैं। सेकंड हमारे पास है जो हमें मुश्किलात आती हैं प्रोडक्ट मेथड में या मार्केट कॉस्ट अप्रोच में, वो होती है हमारे पास अवॉइड काउंटिंग फ्री सर्विसेज। देखें, काउंटिंग फ्री सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिसकी पेमेंट नहीं ली जाती, और ये हमारे मुल्क में बेतहाशा है। यही वजह है कि हमारे यहाँ जब काउंटिंग फ्री सर्विसेज ज़्यादा हैं तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि हमारी नेशनल इनकम जो है वो कम होगी, अंडर वैल्यूड होगी। बाहर के मुल्कों में नेशनल इनकम इतनी ज़्यादा इसलिए भी है कि वहाँ लोग फ्री में इतनी सर्विसेज नहीं देते। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर में खाना नॉर्मली या तो बहन बनाएंगी या आपकी अम्मी वगैरह बनाएंगी। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं लेते, अम्मी को इसके पैसे नहीं लेने होंगे। इसी तरह कपड़े आप धोते हैं तो नॉर्मली अम्मी धो लेंगी या बहनें धो लेंगी। कपड़े इस्त्री करते हैं तो नॉर्मली यही फीमेल जो हमारी घर की होती है, डोमेस्टिक काम कर रही होती है। नॉर्मली ना बाप बेटी को पेमेंट कर रहा होता है इसकी, ना शौहर बीवी को खाने बनाने की या कपड़े धोने की या घर की सफाई वगैरह करे तो उसकी कोई पेमेंट नहीं कर रहा होता। चलो इसी तरह आप अपने बहन भाइयों को पढ़ा रहे हैं तो आपको कोई पेमेंट नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर आपके बहन भाई पढ़ने कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर या किसी के पास पर्सनल जा रहे हैं या घर पे ट्यूटर आ रहा है तो उसको आप पेमेंट करोगे, तो उसको तो आप पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन भाई बहन पढ़ा रहे हैं तो उसकी आप पेमेंट नहीं कर रहे, तो ये फ्री सर्विसेज के ज़ुमरे में आ जाता है। इसी तरह घर में मासी आ रही है, वो कपड़े भी धो रही है, वो घर का सफाई वगैरह भी कर रही है, तो उसको तो आप पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन घर में भाई बहनें हैं या माँ है, उसकी आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं उसको। तो ये काउंटिंग फ्री सर्विसेज हमारे मुल्क में बेतहाशा हैं। बाहर के मुल्कों में नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि बीवी जो है पूरा खाना भी बना कर दे रही होगी, चाय भी आपको पेश कर रही होगी, हाँ भाई कपड़े भी धो देगी, अच्छा वो आपकी आयरनिंग भी कर देगी कपड़ों की। ऐसा नॉर्मली नहीं होता, उसके लिए आपको मेड वगैरह रखने पड़ते हैं या आप उसके लिए फिर खुद ही सेल्फ सर्विस होते हैं। तो इसके लिए ये प्रोडक्ट मेथड में हम फ्री सर्विसेज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और थर्ड है आपके पास जो इसमें हमें मुश्किलात आती हैं, वो है आपके पास डेप्रिसिएशन वैल्यू शुड बी सब्ट्रैक्टेड। इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका था एनएनपी में, नेट नेशनल प्रोडक्ट में, कि हमें सारी जो हम वियर एंड टीयर अलाउंस करते हैं, हम कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसके ऊपर हम कोई चीज़ पैसा लगाते हैं, खर्चा करते हैं, तो अल्टीमेटली वो हमारी डेप्रिसिएशन अलाउंस होता है, उसको हमको माइनस करना पड़ता है। लेकिन हमारे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग का कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो वियर एंड टीयर अलाउंस पे उसको काउंट कर सकते हो। लेट्स सपोज आपकी गाड़ी का टायर अब ख़राब हो चुका है, अब वो बिल्कुल उसमें सफ़र नहीं हो सकता, यानी कि वो जो है इतना गाड़ी में यूज़ करने के काबिल नहीं है। आपने नया टायर लिया, नया टायर आया तकरीबन 8000 का, लेट्स सपोज, तो अब वो तो रिप्लेस हो रहा है पिछले टायर के बिहाफ पे, लेकिन वो दुकानदार थोड़ा ही आपसे रिकॉर्ड लेगा, हाँ भाई वो जो 8000 रुपया जो है आप नया टायर ले रहे हैं, तुमने फर्स्ट यूज़ गाड़ी में लग रहा है या ये पहले भी गाड़ी में टायर लग चुका है, वो रिप्लेस कर रहे हैं आप, वो इतनी मालूमात थोड़ी ले रहा होता है। तो उसके बिहाफ पे क्या होता है, तो वो आपकी डेप्रिसिएशन वाली जितनी भी रकम है नॉर्मली वो अंडर एस्टिमेट हो जाती है, तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट की कोई इतनी वैल्यू नहीं मिल पाएगी। लिहाजा ये इसके प्रिकॉशंस होते हैं हमारे प्रोडक्ट मेथड के। इसके लिए फिर इकोनॉमिस्ट ने दूसरा हमें एक मेथड दिया है, जिसको हम ये कह सकते हैं इनकम अप्रोच या फैक्टर कॉस्ट अप्रोच।
अच्छा जी, इनकम अप्रोच या फैक्टर कॉस्ट अप्रोच आसान है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली काउंट ऑल दी सोर्सेज ऑफ इनकम। और मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था कि आपके पास 4 फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उनके 4 रिवॉर्ड्स हैं। सारी कमाई के, आमदनी के जरिए यही 4 रिवॉर्ड्स हैं, ये याद रखिएगा। पहला आपके पास रिवॉर्ड था आपके पास रेंट, दूसरा था आपके पास वेजेस या सैलरीज, तीसरा आपके पास था इंटरेस्ट, एंड द फोर्थ वन इज प्रॉफिट। इनकम अप्रोच में या फैक्टर कॉस्ट अप्रोच, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बेस पर हम उसके सारे रिवॉर्ड ले लें, लिहाजा इसको फैक्टर कॉस्ट अप्रोच भी कहा जा सकता है। ये बात याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे नॉर्मली ये नहीं कहता कि आप दोनों अप्रोचेस बताएं, वो आपसे एक अप्रोच पूछ सकता है। अच्छा, वो आपको ये भी कह सकता है एक्सप्लेन फैक्टर कॉस्ट अप्रोच, या वो आपको आपकी मर्जी का भी कह सकते हैं कि एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, हमने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब को हम काउंट कर लेंगे तो हमारे पास इनकम अप्रोच आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये होता है रेंट कैसे काउंट करेंगे। बिल्कुल आपका एक स्टूडेंट का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये आता है और बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। अब देखें, बात सिंपल सी और सीधी सी ये है कि हमारे मुल्क में रेंट का नॉर्मली कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। हम कोई किसी को भी नहीं बता रहे होते कि हम कौन रेंट पर है, कौन लैंडलॉर्ड है, कौन टेनेंट है। हमारे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ सालों पहले जब दहशतगर्दी बड़ी उरूज पर थी तो हुकूमत ने ये कहा था कि जो रेंट पर हैं आप उसको बाकायदा उसका हिसाब किताब, उसका एग्रीमेंट थाने में जमा करवाएं, उसकी परमिशन ली जाए। लेकिन नॉर्मली लोगों ने इस चीज़ को भी इतना सीरियस नहीं लिया, और आपको पता है हमारे मुल्क में नॉर्मली कोई हम सीरियस लेते ही नहीं है। जो ट्रेंड दिहाइयों से चलता हुआ आ रहा, हम उसी को फोकस कर रहे होते हैं। तो अब देखें, बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता। बाहर के मुल्क में क्या होगा कि आप अगर टेनेंट हैं, लैंडलॉर्ड, और आप टेनेंट जो होता है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाके रजिस्टर्ड करवाएंगे, तो गवर्नमेंट को एक एक चीज़ पता होती है कि किसकी क्या आमदनी का जरिया है, वो किराए के कौन टेनेंट है, कौन लैंडलॉर्ड है, और कितना किराया दे रहा है। तो गवर्नमेंट को वहाँ इजीली मिल जाता है, यानी कि आपको ऐसे कोई मिलेगा भी नहीं कि आप जा रहे हैं और अंडर स्पेस आप जो है एग्रीमेंट कर लें। आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है बाहर के मुल्कों में, तो बड़ी इजीली आप रेंट काउंट कर लेगी गवर्नमेंट। अच्छा, वेजेस और सैलरीज, ये बात याद रखिएगा कि ये नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर से ही सबको वेजेस एंड सैलरीज आती हैं। ये पोलैंड में मेरे एक स्टूडेंट था, उसने ये बात बताई थी कि अगर आप पोलैंड के मुल्क में 200 पॉलिश करेंसी भी होगी, यानी कि उस मुल्क की करेंसी अगर आपकी जेब में पाई गई तो आपको जेल हो जाएगी। यानी कि वो चाहते ये हैं कि सारी जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो, सारी ट्रांजैक्शंस आपकी एटीएम से या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से हो, ताकि पूरा रिकॉर्ड आ जाए। तो नॉर्मली यहाँ सैलरी बैंक उसके ज़रिए आपके पास आज के अकाउंट्स में, लेकिन एक बड़ा पोर्शन है जो अभी भी सैलरी आप हैंड टू हैंड दे देते हैं। बाहर के मुल्कों में नॉर्मली ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो यही चाहते हैं कि सारी वेजेस या सैलरीज बैंकिंग सेक्टर के ज़रिए दी जाएं। जो ये बात याद रखिएगा कि बैंक में एक एक अगर रिकॉर्ड आ जाता है, लेट्स सपोज मेरे अकाउंट में सैलरी आती है तो वो बैंक में तो आ गई, लेकिन बैंक का एक एक रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट जब चाहे वो रिकॉर्ड निकाल के कह सकती है कि फलाने शख्स का इतना इससे पैसे आए, उसने यहाँ खर्च किए। माइनर सी रकम को वो अलाउ करते हैं कि आप कैश ट्रांजैक्शंस में दे सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इस तरह गवर्नमेंट को सब लोगों की वेजेस और सैलरीज का भी पता चल गया। थर्ड, इंटरेस्ट ऑलमोस्ट बैंक देता है या कंपनीज देंगी, तो वो पूरा डेफिनेटली उसको रिकॉर्ड में होता है कंपनी ने कितना इंटरेस्ट दिया या बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया, और वो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। फॉर प्रॉफिट, डेफिनेटली आपको कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देती है, प्रॉफिट की बेस पर ही टैक्स देगी। तो गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट्स में वो एक एक चीज़ समझाएगी, बताएगी। तो अल्टीमेटली जब वो गवर्नमेंट को एक एक चीज़ समझाएगी, बताएगी, तो उसको डॉक्यूमेंट्स में पेश करना होगा। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास आ जाएंगी ईजीली। जब गवर्नमेंट के पास ईजीली आ जाएंगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा
उसका रिजल्ट ये होगा कि हम बड़ी इजीली इस अप्रोच के ज़रिए काउंट कर सकते हैं कि हमें क्या मिल गया, हमारे पास आमदनी कितनी आ गई। अच्छा, इसके भी प्रिकॉशंस हैं। क्या प्रिकॉशंस हैं? देखें, इसका पहला प्रिकॉशन है आपके पास इलीगल इनकम, सेकंड है आपके पास चैरिटी। देखें, नाजायज आमदनी कमा रहे हैं लोग, एक बड़ी तादाद नाजायज आमदनी कमा रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट को थोड़ी बताएगी कि मैंने रिश्वत ली है, या वो गवर्नमेंट को थोड़ी बताएगी आज मेरा ट्रैफिक चालान हुआ था, मेरा 500 का था, मैंने 100 रुपये रिश्वत दे दी उसको। ये तो कोई भी किसी को नहीं बता रहा होता। तो ये इलीगल इनकम भी डेफिनेटली आपके मुल्क में सर्कुलेट करती है, जो कि आप कैश दे रहे होते हैं, तो इनकम अप्रोच में भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए इसको काउंट करना। इसी तरह चैरिटी आप देते हैं फ़कीरों को, मिस्किनों को, या दीगर लोगों को, रिश्तेदारों वगैरह को जो ज़रूरतमंद है, तो कोई भी उसकी रसीद नहीं लेता, कोई भी उसको वो नहीं बता रहा होता कि गवर्नमेंट को शो कर रहा होता मैंने इतनी चैरिटी दी आप। तो ये भी देखिए, रकम तो आ रही ना लोगों के पास, तो ये भी तरीका बड़ा हमारे लिए इस अप्रोच के ज़रिए उसको फाइंड आउट करना, सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि हमने ये 2 अप्रोचेस की हैं। नॉर्मली ये 2 ही अप्रोचेस मेन अप्रोचेस कहलाती हैं, और इसी पर आपका फोकस हो जाता है। अच्छा, कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफ़िकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। तो 2 डिफ़िकल्टीज प्रिकॉशंस या डिफ़िकल्टीज सेम मायने में लिए जाएंगे। 3 आपकी पिछली थी, 2 आपकी यहाँ पर ये आ गई, तो 5-6 प्रिकॉशंस आप लिख सकते हैं इजीली, जिसके आपको एक अलग से 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। सिर्फ हेडिंग नहीं, लेकिन डेफिनेटली आप उसको अपनी वर्डिंग्स में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी है नेशनल इनकम की, और हमने अप्रोचेस पढ़े उसको मेजरिंग के, और हमने उसके वेरियस कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और मज़ीद आप इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे जब हमारी प्रॉपर क्लासेस भी हो सकती हैं शायद हो इंशाअल्लाह।